नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं प्रोफेसर अनिल कुमार छंगानी। ये कौन है? ये हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एनवायरमेंटल साइंस के। कहाँ पर हैं? ये हैं बीकानेर में। बीकानेर में एक बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है महाराज गंगा सिंह। उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। खैर जो प्रोफेसर हैं वो एक जगह नहीं पढ़ाते हैं, वो पूरे देश को पढ़ाते हैं और खास तौर पर इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो तो पूरी दुनिया को पढ़ाए जाते हैं। ये सब्जेक्ट जो इनका है एनवायरमेंटल साइंस। हम लोग आज एनवायरमेंट को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं और अब केवल पैसे की दौड़ में सारा हिंदुस्तान, सारा विश्व लगा हुआ है। ऐसे में जो एनवायरमेंट है, पेड़ कट रहे हैं, पक्षी, पशु मर रहे हैं, मैमल्स, उनकी कदर हम लोग कर नहीं रहे हैं। लेकिन अनिल कुमार जी उनकी कदर कर रहे हैं और खास तौर पर उस इलाके में बैठ के कर रहे हैं, जहां पर पेड़ों की हमेशा से कमी रही है। उस इलाके में पेड़ों के साथ क्या किया जा रहा है, जो एनवायरनमेंट है उसके साथ क्या किया जा रहा है। और याद रखिए ये वो जगह है जहां पर एक समुदाय ने पेड़ों के लिए अपनी जिंदगियां दे दी थी। पेड़ों से लिपट लिपट के बिश्नोई समाज ने पेड़ों से लिपट लिपट के पेड़ को बचाने के लिए अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी थी। उस इलाके में इतना बड़ा काम हो रहा है और खामोशी का आलम छाया हुआ है। उस खामोशी से आज हम लोग चादर हटाएंगे और अनिल जी से जानेंगे कि क्या हो रहा है, उसका क्या असर है। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीवी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आप बता दीजिए, ये तो बहुत चिंता की बात है, मुझे लगता है पूरे देश को जानना चाहिए कि आज पर्यावरण को खराब करके कैसे इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो वहां पर तो मैंने सुना कि लाखों पेड़ काट दिए गए हैं। जी जी, देखिए, देश के डेवलपमेंट के साथ साथ हमें उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं विदेशों में आज हमारी एक साख बनी है। हम जीरो कार्बन एमिशन के साथ सोलर और विंड टर्बाइन पूरे देश में बढ़ा रहे हैं और शायद हम दुनिया में तीसरे नंबर पे आ गए। लेकिन आज हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हम ये रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोग्राम चला रहे हैं, जिस इलाके में हम सोलर प्लांट लगा रहे हैं या विंड टर्बाइन लगा रहे हैं, उस इलाके की पहले एनवायरमेंट ऑडिट तो कर लें, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट तो कर लें कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है, प्रेजेंट लैंड यूज क्या है उस इलाके का। जी। एट प्रेजेंट थार डेजर्ट की अगर मैं बात करूं, दिस इज द वन ऑफ बेस्ट बायोडायवर्सिटी रिच एरिया इन द वर्ल्ड। आज यहाँ पे बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स और प्लांट्स और एनिमल्स की इतनी प्रजातियां हैं जो दुनिया के बड़े बड़े नेशनल पार्क सेंचुरीज में नहीं मिलती। ओ। और यहाँ की जैव विविधता की खासियत अगर मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँ, तो एक ही लाइन में वो समझ जाएंगे। कोविड आपने और हमने सबने फेस किया जी। और 2 महीने के लॉकडाउन में हमें थार डेजर्ट में बैठे हुए या हिंदुस्तान के किसी कोने में बैठे हुए भी हमें घी, दूध, दही, छाछ की कमी नहीं आई। And that credit goes to our traditional environmental conservation practice. लाइव स्टॉक हमारा बैकबोन है। थार डेजर्ट हिंदुस्तान में हाईएस्ट लाइव स्टॉक को रखता है अपने पास। और हमारी जो बैकबोन है, जिसने हमें इम्यूनिटी दिया, जिसने हमें न्यूट्रिएंट बैंक को बचा के रखा, वो हमारी थार की जैव विविधता थी, जिसमें खेजड़ी है, कैर है, कुमटिया है, सांगरी है। ये हमारे ऐसे प्लांट और फूड प्रोडक्ट हैं जो बिना पेस्टिसाइड के ग्रो किए जाते हैं थार डेजर्ट में। और ये और कम कल्टीवेटेड नहीं पानी है, में, सारे पानी भी कम चाहिए इनको। बहुत कम पानी पानी भी चाहिए। कम। दे आर ऑल जीरोफिटिक प्लांट्स। और डेजर्ट में पानी बहुत स्कैरिसिटी वाला रिसोर्स है, तो हमने देखा है पानी की क्राइसिस क्या होती है। बावजूद इसके आज दिन तक तो बहुत रेयर ऑफ द रेयर सुनने को मिलेगा थार मरुस्थल में किसी किसान ने सुसाइड कर दी, जैसा हम देश के अन्य भागों हम्म। में सुनते हैं कि लाखों किसान मर रहे हैं, हजारों किसान मर रहे हैं। ऐसा इस भाग में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग का एक इथोस रहा है। हम किसी जानवर को तक को नहीं मरने देते। हम कबूतरों को दाना खिलाते हैं, चिड़िया को दाना खिलाते हैं, गाय को हम चारा खिलाते हैं, कुत्तों को रोटियां देते हैं, चींटियों को कीड़ी नगरा सींचते हैं। अलग अलग तरह से हमने अपनी जैव विविधता अपने परंपरागत तरीकों से बचा के रखी हुई है। और आज भी कोई फॉरेस्ट गार्ड, कोई रेंजर इन कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज को कोई नहीं बचा रहा है। ये जनता के द्वारा ही संरक्षित किए गए हैं और आज दिन तक ये जैव विविधता बची हुई है। नाउ व्हाट हैपन कि धीरे धीरे अब ये हुआ कि डेवलपमेंट के साथ साथ जैसे विंड टर्बाइंस आए, तो जैसलमेर के कई हिस्सों में, बाड़मेर के कई हिस्सों में विंड टर्बाइन लेके, जिसका ब्लेड होता है कम से कम 100 से 150 मीटर। उस ब्लेड से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कट रहे हैं, वल्चर्स भी कट रहे हैं, जैव विविधता भी खत्म हो रही है। जो एवियन स्पीसीज है दैट हैज बीन बैडली इफेक्टेड। और अभी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर पक्षी कहीं मरे हैं विंड टर्बाइन का, जिससे वन्य जीवों को नुकसान हुआ है, तो वो हिंदुस्तान में हुआ है। ये ऑन रिकॉर्ड है। दिस इज ऑल नहीं, नहीं, साइंटिफिक स्टडी। एक सेकंड सर, प्रोफेसर साहब धीरे धीरे चलेंगे ताकि हमारे दर्शक अच्छे से समझ जाएं। विंड जी टरबाइन जब चलती है तो उसकी ब्लेड जो है वो इतनी तीखी होती है कि उससे पक्षी जो दिन और रात में वहां से उड़ते हैं वो कट जाते हैं, मर जाते हैं। जी हाँ।
क्योंकि विंड अच्छा। टर्बाइन जिस लेवल पे लगाया गया है, कई सारे रैप्टर्स जिसमें वल्चर्स भी हैं, ईगल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, आउल्स भी हैं, वो रात और दिन उन विंड टर्बाइन की जो हाइट है, उनकी पैरेलल हाइट वही रहती है मोर और लेस फ्लाइट करने की। और उन्हें ब्लेड पता नहीं चला कि वो नीचे से घूम के उन पे आ रहा है, क्योंकि वो 200 मीटर की पेरीफेरी में घूमता है और 3 ब्लेड लगातार चलते हैं 24 घंटे। वो अंधेरे में भी चलते हैं, उजालों में भी चलते हैं। दे कैन नॉट विजुअलाइज, क्योंकि उनका विजन जो है वो सामने दिखता है। ऊपर नीचे से आने ओके। वाले ब्लेड को दे कैन नॉट रीड एंड दे इमीडिएटली कट डाउन, देयर विंग्स कट डाउन। तो आपको डेड एनिमल्स, बर्ड्स वहां दिख जाएंगे विंड टर्बाइन के पास। अगर मॉर्निंग में और इवनिंग में सर्वे करेंगे तो वहां कटे हुए मिल जाते हैं। दूसरा, इनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो नंगे तारों से देश के दूसरे भागों में पहुंचाई जा रही है या प्रदेश के अन्य भागों में ले जाई जा रही है। उनसे भी कम से कम ये 1700 किलोमीटर की वायरिंग है एक एक प्लांट से ले लेके। तो चारों तरफ अगर आप इनके देखेंगे तो जितना मेगावाट हम सोलर एनर्जी से या विंड टर्बाइन से बिजली पैदा कर रहे हैं, वो सारी की सारी नंगे तारों से दूसरे स्टेट्स में ले जाई जा रही है। आज आप डेजर्ट देखोगे तो जगह जगह तारों के जंजाल नजर आएंगे, उनमें इलेक्ट्रिक्यूट हो गए करंट से भी ये सारी की सारी बर्ड्स जो शेड्यूल 1 की स्पीसीज है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एक तरफ तो सरकारें उनको बचाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर रही है और एक तरफ हम उनको विंड टर्बाइन से भी मार रहे हैं, इलेक्ट्रिक्यूटर से भी मार रहे हैं। और अभी जो पिछले 5-7 साल में जो सोलर का एक्सटेंशन हुआ है, ज्यादातर तो एग्रीकल्चरल लैंडस्केप में हुआ है, लेकिन कई जगह पे कम्युनिटी लैंड या जो वेस्ट लैंड के नाम से पड़ी थी वो भी इन लोगों को आवंटित की गई है सरकार सर द्वारा। एक सेकंड, इसके बाद हम लोग आप दूसरी बात पे चलते हैं। इसको थोड़ा सा क्लियर करो कि जो हम बिजली पैदा करते हैं विंड टर्बाइन से, उससे पहला नुकसान तो हम लोग करते हैं कि जान जो पक्षी हैं वो कट रहे हैं। उसके बाद जी हम जो उसकी सप्लाई करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, वहाँ पैदा करते हैं। उसके बाद दूसरे इलाकों में भेजते हैं, नंगे तार से भेजते हैं, वो भी नुकसानदायक है। पक्षी उस पर बैठते होंगे, बहुत हाई वोल्टेज है, उससे भी पक्षियों की जी जान जी। जा रही है। ठीक है सर? और तीसरा जो उसकी 24 घंटे वो घूमता है, तो ज़ाहिर है वो भी असर करता होगा। आवाज़ तो उसकी भी आती होगी। वो भी असर उसका करता होगा आवाज का पक्षियों को। इतना दिक्कत नहीं है, नॉइस पोल्यूशन का इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बड़ी साइलेंट मशीनें होती हैं, बड़ी सोफिस्टिकेट मशीनें हैं। लेकिन विदेशों में आज के टाइम में कहीं पे भी ब्लेड वाले विंड टर्बाइन नहीं चल रहे हैं। राइट, राइट। आजकल विदेशों में इस तरह के विंड टर्बाइन आ गए जो पोल के ऊपर लगते हैं और वो अपनी अपनी जगह पे घूम के ही उसको बिना ब्लेड के एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस तरह के ठीक। एडवांस सिस्टम आ गए वहां पे कि ये वो एक ही पुराने जगह वाले पंखा हमारे सर। वहीं घूम रहे हैं। हमारे यहाँ पे अभी आने में टाइम है, बट ऐसा नहीं हो कि हम इतना नुकसान कर जाएं कि उसकी भरपाई नहीं हो पाए। राइट, हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना है, लेकिन ऐसा नहीं हो जैसा कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में जिस तरह से एग्रीकल्चर एक्सटेंशन किया। डेफिनेटली वी आर नाउ very much independent in the terms of food, but at the same time what happened to the western country? हमारी आज वेस्टर्न इंडिया पूरा का पूरा अल्टरनेट घर में कैंसर से सफर कर रहा है। हमने पेस्टिसाइड का अंधाधुंध उपयोग किया। आज पंजाब से बीकानेर आने वाली एक ट्रेन है बठिंडा से, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन है। उस ट्रेन में पेशेंट्स भर भर के आते हैं। कभी एक वर्कशॉप में था मैं गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज में, और परसों मेरा एक लेक्चर था मेडिकल कॉलेज जोधपुर में। हुँ। वहां के कैंसर हॉस्पिटल के जो हेड है उन्होंने बताया कि पर डे 6000 पेशेंट आ रहे हैं नए हमारे पास, और 1 लाख पेशेंट हम देख रहे हैं जिनका कीमोथेरेपी पिछले साल भर से चल रहा है। सो द वे वी आर इंक्रीजिंग अवर प्रॉब्लम्स, हम उसको एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। शायद हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं ये कह के 500 बेड का हॉस्पिटल था हमने 1000 का कर दिया, 1000 बेड का हॉस्पिटल था हमने 2000 का कर दिया। मेरे ख्याल से 140 करोड़ है हम लोग। हमारी सारी व्यवस्थाएं ठप पड़ जाएगी, कम पड़ जाएगी, अगर हमने रूट कॉज पे काम नहीं किया। जी। अगर हमने आज जो पेस्टिसाइड का पानी पंजाब से हरियाणा से जो हमें मिल रहा है राजस्थान को केनाल के थ्रू, इंदिरा गांधी केनाल के एफुलेंट में, वो सारे के सारे परमिसिबल लिमिट के बाहर के पेस्टिसाइड हैं। हमारा पूरा पानी पॉइजनस हो चुका है, ये ऑन रिकॉर्ड है। प्रोफेसर ममता शर्मा है जिन्होंने मदर मिल्क में भी पेस्टिसाइड का डिटेक्शन किया। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। बाप रे बाप! सो वेयर वी आर गोइंग टू हेड? सो जिस तरह से हमने डेवलपमेंट के साथ आज हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से पीठ थपथपा सकते हैं, लेकिन नतीजा आज हमारे सामने एक विकराल रूप ले चुका है। ठीक है सर। इसी तरह से अब हमने ग्रीन जी, एनर्जी, सॉरी, सॉरी, आप बताइए सर, प्लीज़ बोलिए। इसी तरह से हमने हॉर्टिकल्चर में भी एक्सटेंशन किया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है बीकानेर में, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, कई तरह की मल्टीपल क्रॉप्स बना दी, हाइब्रिड सीड बना दिए, लेकिन ट्रेडिशनल सीड खत्म हो गया जो क्लाइमेट रेजिस्टेंट था, जो टेम्परेचर 50 डिग्री के बीच सफेयर करता था, जिसको लो रेनफॉल में भी बाजरे का प्रोडक्शन होता था। अभी इस बार कम रेनफॉल में क्रॉप्स नहीं हो रही हमारे यहाँ पे।
तो हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को छोड़ के टेक्नोलॉजी पे जाना, एडवांसमेंट पे जाना, नो हार्म, बट बिना बेसलाइन इंफॉर्मेशन जाने। हमने एक अंग्रेजी गाय, जर्सी गाय हमने इंट्रोड्यूस कर दी 25 साल पहले, 20 साल पहले, कि ये 20 लीटर दूध देती है, 10 लीटर देती है। नाउ साइंटिस्टों ने हाथ खड़े कर दी कि साहब अब तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसको पंखा लगाओ, इसको कूलर लगाओ, या फिर ये दूध नहीं देगी, ये तो मरना शुरू हो गई। अब टेम्परेचर जब था डेजर्ट में 50 डिग्री जाता है, कोई एनिमल सस्टेन नहीं कर सकता। लेकिन हमारी थार पारकर, हमारी राठी, हमारी कांकरेज जो ट्रेडिशनल ब्रीड थी, वो इसमें सफिशिएंट है। नाउ साइंटिस्ट आर सेइंग अब आप वापस पुराने उसी पे चले जाइए साहब। अब भाई साहब 25 साल में हमने वो सीड छोड़ा ही नहीं, इतने बुली नहीं है थार पार करके हम उस सीड को वापस रिक्लेमेट कर पाए, रीइंट्रोड्यूस कर पाए। ऐसा नहीं हो कि हम इसी तरह से अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को छोड़ते रहें और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के नाम से नुकसान करते रहें। जी।